भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली, इनकी ओर से आयोजित की गई इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में मैं अपने विचार आज यहाँ रखने जा रहा हूँ। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों पूरी दुनिया किसी कोरोना नाम के समस्या से जूझ रही है। हम जो मुसीबत पूरे दुनिया के सामने खड़ी है, इसका मुकाबला बड़ी हिम्मत से, बड़ी डटकर हम सभी कर रहे हैं। और ये मुकाबला करते समय हमें मन और हमारा मस्तिष्क शाबुत रखना है और दिलो दिमाग से काम लेते हुए जो भी पूर्वज है उन्होंने हमें कुछ सीख दी है, उसको नज़र रखते हुए हम सभी को आगे बढ़ना है। तो साथियों, इस संकट की घड़ी में एकजुट होके, मिलजुल कर, डट कर इस संकट का मुकाबला हमें करना है। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली, ये जो अखिल भारतीय स्तर पर की संगठना है, ये संगठना इन दिनों, इन लॉकडाउन के दिनों में चेतना जारी रखा है। ये सामाजिक चेतना जो बहुत ज़रूरी है, और इस संकट की घड़ी में ये सामाजिक चेतना जारी रखी है। इसलिए मैं तहे दिल से अपने मंतव्य की शुरुआत में ही भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली, इस संगठन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथी सटवाजी माचनवार सर, संजय ढाकुलकर सर, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोरे, हमारे साथी मेरे कॉलेज के दोस्त रहे और महाराष्ट्र के बड़े विचारवंत प्राध्यापक सुदाम चिंचाने सर, और जिनकी बदौलत मैं यहाँ आपके सामने पेश हूँ आज, वो मेरे दोस्त सत्य शोधक शिक्षक सभा के साथी प्रभाकर गायकवाड़ जी। इन सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली है, इनके तमाम कार्यकर्ताओं का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे सामने इस संकट की घड़ी में भी डटकर मुकाबला करने वाले यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थित जो मेरे साथी हैं, मेरे गाइड प्रोफेसर पीडी घोड़े सर है यहाँ, हमारे लसाकम संगठना के अध्यक्ष थोटवे सर है, मेरे साथी वेंकट सूर्यवंशी सर है, हमारी मार्गदर्शिका डॉक्टर तस्नीम पटेल मैडम है यहाँ, और आप सब यहाँ मौजूद है, मुझे आप सुन रहे हैं। तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे इस टॉपिक की शुरुआत करते हुए मैं नमन करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी समृद्ध नींव रखी
ऐसे हमारे पूर्वज तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे सच बताने वाले पहले सत्य शोधक महात्मा कबीर 12वीं सदी में पहला अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज करने वाले के आयोजन करने वाले और एक नया धर्म स्थापित करने वाले लिंगायत धर्म के संस्थापक महात्मा बसवन्ना, महाराष्ट्र के एक बंडखोर संत जिन्होंने पंजाब में जाकर घुमान शहर में वास्तव्य कर कर वहाँ के लोगों को भक्ति की मूवमेंट सिखाई। ये हमारे वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत नामदेव जी, जिन्होंने आधी केले मग सांगितले, पहले किया बाद में बताया, ऐसे हमारे जगत गुरु बोलते हैं। ऐसे हमारे संत महात्मा विद्रोही कवि संत तुकाराम, जिन्होंने पहली बार जनता का शासन बनाया, ऐसे महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश की शान सम्राट शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस भारत देश में पहली बार शूद्र अतिशूद्र और स्त्रियों को शिक्षित बनाया। ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले के गुरु और जो अस्पृश्यों के शिक्षा के पहले प्रवर्तक कहा जाते हैं, ऐसे आद्य गुरु क्रांति गुरु लहूजी साल्वे जिनको अपनी बेटी माना और उनके साथ डटकर खड़े रहे पूरे शिक्षा के माध्यम से कार्य में। वैसे सावित्री माता फुले, फातिमा बीवी जो सावित्री माँ की सहकारी शिक्षिका थी, मुंशी गफ़ार बेग, शेख उस्मान जो महात्मा फुले के सहकारी माने जाते हैं, और जिन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया, आरक्षणाचे जनक ऐसे हम कहते हैं। ऐसे राजा होते हुए भी जनता का ख्याल रखने वाले और जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया जनता के लिए, ऐसे हमारे राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान के लिए व्यतीत की और जो हमारे उद्धार करता है, शोषक शोषित जो भी शोषित है, पिछड़े हैं, उन सभी के उद्धार करता महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और जो महामानव इस भूमि पर, इस भारत भूमि पर हुए, राष्ट्रसंत गाडगे महाराज, अहिल्या देवी होळकर, हमारे पूज्य पूर्वज, और जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ आज आपके सामने, और जिनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर मैं आपसे मुखातिब होने वाला हूँ, कुछ चंद बात रखने वाला हूँ। ऐसे साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे जी, इन सभी महामानवों को चरण स्पर्श करते हुए, उनका वंदन करते हुए मैं अपनी बात बड़ी नम्रता से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। साथियों, मैं शुरुआती में ही कह दूँ कि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मराठी भाषा का एक अभ्यासक हूँ, एक शिक्षक हूँ। ये जो संगठन है भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन, ये बहुत अहम काम कर रहा है हम सभी को जोड़ने का। हालांकि अभी की जो वास्तव है, हम देखते हैं कि हर एक जाति अपना अपना एक दल बना रही है, और इसी तरह से
जाति जाति के संगठन बढ़ रहे हैं, कुछ हद तक ये एक ठीक बात है, लेकिन हमारा जो मकसद है, असली मकसद है कि जाति का अंत करना, जाति को मिटाना। इसलिए ये जो बड़ा मकसद है हमारा जाति अंत का, उसी तरह उसकी तरफ मोड़ने वाला जो रुख लिया है ये संगठन ने, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जाति अंत के तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरफ से इस दिशा को सूचन करने वाली ये जो संगठन है, वो ये संगठन पूरे भारत भर है। खासकर बिहार, जो विहार यानी बुद्ध के विहारों का देश बिहार, और जो उत्तर प्रदेश है, इस देश के भाग है जहाँ बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं। इसलिए मैं अपनी बात जो है वो हिंदी में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाइयों, मेरा जो विषय है आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, वो विषय है साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे जी के विचारों की प्रासंगिकता। जब ये आयोजक ने मुझे बताया कि आपको अण्णा भाऊ के विचारों पर बात करनी है, क्योंकि अण्णा भाऊ की जन्म शताब्दी है, मैं हमारे लसाकम के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक थोटवे सर भी इस विषय पर बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आप जरा अलग ढंग से अण्णा भाऊ को यहाँ पर पेश कीजिए। इसलिए साथियों, मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। तो अण्णा भाऊ साठे जी के विचारों की प्रासंगिकता, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को मैं 3 भागों में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहले भाग में मैं आपको अण्णा भाऊ साठे जी की जीवनी बताऊँगा, कोशिश करूँगा। दूसरे भाग में मैं अण्णा भाऊ साठे जी का विचार, तत्वज्ञान जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और तीसरी जो भाग है उसमें मैं आज के हालात में अण्णा भाऊ साठे जी के विचारों की क्या प्रासंगिकता है ये रखने की मैं कोशिश करूँगा। तो साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि इस देश का जो इतिहास है ये बड़े ही बेरहमी से लिखा गया है, कि इस देश का इतिहास बनाया किसी और ने है और लिखा किसी और ने है। जो लड़ते हैं वो लिखते नहीं, और जो लिखते हैं वो लड़ते नहीं, ऐसी बात यहाँ पर हो चुकी है। इसलिए जो हीरो थे वो जीरो हो गए, और जो जीरो थे वो हीरो बन के हमारे सर पे बिठाए गए हैं। और इसीलिए हमें अभी इस इतिहास का उत्खनन, पुनर्शोधन करना, रिसर्च करना और बहुत ज़रूरी, एक बहुत अहम बात हो गई है। तो साथियों, कौन थे अण्णा भाऊ साठे? आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये नाम जो 3 शब्द है अण्णा भाऊ साठे, ये नाम बहुत छोटा है, लेकिन इस नाम की अहमियत साथियों बहुत ही बड़ी है। क्या है अण्णा भाऊ साठे इस नाम की अहमियत? तो साथियों, महाराष्ट्र का सांगली जिला, जो पहले उसको सातारा जिला कहा जाता था, सातारा जिला का पूरा भाग, और सातारा जिला जो है, आपको मालूम, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का एक ऐसा जिला है, ये ऐसा भूभाग है जो एक अलग तरह से क्रांति करने वाला है। अशी ही साताऱ्याची तरह अण्णाभाऊंनी उसको कहा है कि ये सातारी माणसं, ये सातारी लोग कैसे हैं, कुछ तरहेबाज, उनकी तरह ही अलग है, सातारा की तरह।
तो क्या तरह है, ये लोगों की खासियत ये है कि ये अन्याय के, हर जोर जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग हैं। सातारा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सातारा जिला जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शैक्षणिक शुरुआत जो है वो सातारा जिले में हुई है। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू में जरूर हुआ है, लेकिन बाबा साहब की शिक्षा की शुरुआत जो है वो सातारा जिले में हुई है। वैसे सातारा जिला सम्राट शिवाजी महाराज के राज्य का एक अंग रहा है, एक महत्वपूर्ण अंग है। अभी भी सातारा एक गादी है, दो गादियाँ हैं, एक कोल्हापुर और एक सातारा। तो ऐसा ये सातारा एक क्रांति भूमि, अभी भी ये परंपरा, सातारा की परंपरा हमारे दिग्गज आह साळुंखे सर आगे चला रहे हैं। तो जहाँ बाबा साहब ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, पहले वो सातारा जिला, जो सातारा जिला छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज के शौर्य से जाना जाता है। और जिस सातारा जिला में आगे चलकर और एक पैदा हुए जिनका नाम था नाना पाटिल, उनको कहा जाता है क्रांति सिंह नाना पाटिल। तो मैं इस जहाँ अण्णा भाऊ साठे पैदा हुए उस जिले की, उस भूभाग की मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ, उस भूभाग के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो सातारा ऐसी एक क्रांति भूमि रही है जहाँ नाना पाटिल जैसे क्रांति सिंह पैदा हुए। उसी जिले में वीर फकीरा नाम का एक और बहादुर पैदा हुआ था, वीर फकीरा, जिसका पूरा नाम मैं बता दूं आपको, फकीरा राणोजी साठे। और अब आपको पता चला कि मैं ये जो इतनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, अभी साठे फकीरा जो है वो उसका जो कुल है, उसका जो मूल है वो साठे, और अण्णा भाऊ का जो कुल है, अण्णा भाऊ का जो मूल है वो भी साठे। तो जिस फकीरा के खानदान में अण्णा भाऊ पैदा हुए वो फकीरा वाटेगांव, और ये वाटेगांव सातारा जिले में था, दक्षिण सातारा जिला ऐसा उस वक्त कहा जाता था। तो जहाँ फकीरा ने अपना शौर्य दिखाया, और उसके भी पहले अगर हम जाए खोज करें उस भूभाग की, तो वो सातारा जिला जहाँ से छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज को फौज मिलती थी, सातारा जिला। और वाटेगांव के जो लोग हैं वो बहुत शूर, वीर और पराक्रमी थे। और ऐसे वाटेगांव में जो लोग थे, जो जिनको मराठी में मावळा ऐसा कहते, मावळा। ये मावळा कौन था? मावळा दख्खनचा राहणार, दख्खन यानी डेक्कन, अंग्रेज जिसे डेक्कन कहते थे, डेक्कन, ये दख्खन जो मूल निवासी भारतीयों की भूमि है, दक्कन। तो ऐसा ये डेक्कन इलाका जो था, उस इलाके में ये फकीरा पैदा हुआ। फकीरा का बाप राणोजी, जिसका भी बड़ा गर्व का इतिहास है, जिसने लड़ते लड़ते हुए अपने गांव के लिए, गांव की इज्जत के लिए, लोगों की भलाई के लिए खुद का सिर कटवा दिया था, ऐसा राणोजी साठे, यानी राणोजी दौलती साठे। ऐसी जो परंपरा है, ऐसी परंपरा अण्णा भाऊ साठे को मिली है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सम्राट शिवाजी महाराज के ज़माने में इन फकीरा, राणोजी और अण्णा भाऊ के जो पूर्वज थे, ये साठे लोगों ने उनके छत्रपति शिवाजी सम्राट के ज़माने में उनको बड़ी सहायता की थी। जो स्वराज
यानी खुद का राज, अपना राज जो बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। एक सरदार का बेटा राज्य बनाता है सार्वभौम खुद का, ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये राज केवल हिंदुओं का राज नहीं था, वो हिंदू स्वराज नहीं था, वो सभी जनता का राज था। और आज पूरे जग में छत्रपति शिवाजी सम्राट का नाम लिया जाता है वो इसलिए कि उन्होंने कुछ परंपरा नहीं होते हुए भी लोगों को साथ लेके नया राज्य बनाया था, जो लोगों के लिए बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रेरणा ली थी नई संविधान बनाने का, नई राज्य घटना बनाने का, ये प्रेरणा जो थी वो छत्रपति सम्राट शिवाजी के राज्य से ही ली गई थी। जिस तरह शिवाजी महाराज ने जनता का राज बनाया, उसके पहले देखा जाए तो जिस तरह महात्मा बसवन्ना ने लिंगायत, बोले तो जो लिंग धारी है वो स्त्री है पुरुष है वो उनका धर्म है, ऐसा जो राज बनाया था वो भी लोगों का राज था। तो ऐसी प्रेरणा लेकर बाबा साहब जी ने ये संविधान बनाया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अण्णा भाऊ साठे जी की पूर्व परंपरा जो है वो इस तरह से शूरता, वीरता और पराक्रम वाली है। एक साठे जो फैमिली, ये पूरे वाटेगांव जो अगर आप वाटेगांव देखेंगे तो वाटेगांव ये मुंबई बेंगलुरु हाईवे जो है, उस हाईवे पे ये कुछ छोटा सा गांव है वाटेगांव। और इस वाटेगांव में 1 अगस्त 1920 को अण्णा भाऊ साठे जी का जन्म हुआ था। अब अण्णा भाऊ साठे जी के जन्म की परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो क्या परिस्थिति थी वो उस वक्त। 1 अगस्त 1920, आपको तारीख याद होगी, मैं याद दिला दूं कि उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के पुढ़ारी थे, जो उस समय के उच्च वर्णीय लोगों के पुढ़ारी थे, उनका देहांत हुआ था। और उसी दिन 1 तारीख को जो लोगों का सम्राट कहा गया, साहित्य सम्राट कहा गया, वो अण्णा भाऊ साठे, इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1920। ये तारीख आप याद कीजिए। तो 1920 का जो समय है, क्या चल रहा था उस समय कि इस समय पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन लगभग मजबूत हुआ था। अंग्रेज को आए हुए 100 साल पूरे हुए थे, उनका राज्य पूरे देश में फैलकर 100 साल हुए थे। और इस 100 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस अंग्रेज़ों को मिला था। और इस 100 साल में अंग्रेज़ों ने क्या सीखा था कि अगर हमें यहाँ राज्य करना है तो लोगों में फूट डालो, फोड़ा आणि झोड़ा मराठी में, डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी जो है वो ये अंग्रेज़ों ने यहाँ अडॉप्ट कर ली थी। और जो उच्च वर्णीय लोग थे उनका सुनने का, उनको अपनी सरकार में सम्मिलित करने का, और जो पूरा बहुजन समाज है उसकी लूट करने की इस तरह की पॉलिसी अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो हुआ ये कि ये उच्च वर्णीय लोगों ने अंग्रेज़ों के कान में कुछ कहा, और कुछ भारतीय जो वंश के लोग थे, जो बेडर थे, जो बहादुर थे, शूर थे, वीर थे, और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ मूवमेंट चला रहे थे, ऐसे मांग, रामोशी, बेडर, ऐसे कुछ लोग थे, पारधी, भिल्ल, आदिवासी, ऐसे कुछ लोग थे। इन लोगों की पाबंदी के लिए अंग्रेज़ों ने एक बिल पास किया, एक कायदा बनाया। वो कायदा था
बाय बर्थ क्रिमिनल कास्ट। क्रिमिनल बाय बर्थ बोले तो ऐसी कुछ कास्ट और ट्राइब्स की एक एक श्रृंखला बनाई, एक लिस्ट बनाई, और ये जो लोग हैं ये बाय बर्थ क्रिमिनल। तो साथियों देखो, कोई बाय बर्थ क्रिमिनल तो नहीं हो सकता, कि बाय बर्थ तो कोई होशियार नहीं हो सकता, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये जुल्म ढाए हमारे लोगों पर, हमारे यहाँ के ही लोगों के कहने पर। तो अंग्रेज़ों ने ये ब्लैक लॉ बनाया, और जिस ब्लैक लॉ के तहत अन्ना भाऊ साठे के पूर्वजों को बंदी बनाया गया, उन पे पाबंदी लगाई गई। और फिर क्या हुआ कि ऐसे जो बंडखोर लोग थे उनको पाबंद कर दिया, और उनको 3 दिन में 3 समय की हाजिरी उनको देने की प्रथा परंपरा शुरू हो गई। 3 टाइम 3 बार उनको गांव के मुखिया के सामने हाजिर होना पड़ रहा। जो तरुण है, जो जवान लोग हैं, उन जवानों को ये कायदा लगाया गया था। तो इससे क्या हो गया, इसका एक बुरा असर अन्ना भाऊ साठे जी के परिवार पे ऐसा गिरा कि अन्ना भाऊ साठे जी के जो पितामह थे, उनके पिताजी के पिताजी सिद्धोजी साठे, ये सिद्धोजी साठे बड़े बहादुर थे, और वो मुंबई को जाते थे, और मुंबई में उन्होंने अपना एक वसूल बनाया था, अपनी एक खुद की जगह बनाई थी, और वो कंत्राटदार कॉन्ट्रैक्टर ऐसा काम करते थे। और उन्होंने वहाँ पैसा कमा के अपने गांव के बाजू में टाकवे नाम का एक छोटा गांव है, वहाँ पर 54 एकड़ जमीन खेती उन्होंने खरीद ली थी। 54 एकर्स, ही इज द लैंड ओनर ऑफ 54 एकर्स। परंतु बाद में क्या हो गया कि ये जो ब्लैक लॉ बनाया अंग्रेजों ने, इसकी वजह से इन वाटे गांव के लोगों को, बहादुरों को, मूल निवासियों को अपना ही वतन छोड़ना पड़ा, अपना ही गांव छोड़ना पड़ा। ऐसी नौबत आई कि अपना ही गांव छोड़ने को ये मजबूर हो गए, और ये पूरी फैमिली साठे कुटुंब मुंबई चला गया बाद में। और इसी दरमियान जो खेती थी 54 एकड़ 54 एकर्स, ये खेती एक साहूकार ने हड़प ली। और इसी दरमियान अन्ना भाऊ साठे जी के पितामह सिद्धोजी, इनका भी देहांत हो गया। और ये जो पूरा कुटुंब है अन्ना भाऊ का, ये कुटुंब निराधार हो गया। बोले तो घर होके भी बेघर, गांव होके भी बेसहारा। इसी तरह का जो दुख है ये इस फैमिली पे आ गया। साथियों, मैं विस्तार से आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी महापुरुष महामानव की जीवनी अपन आगे देखते हैं तो उसका जो जड़न घड़न है, जो उसकी नींव है, वो नींव कैसी बनी। तो ये जो बातें मैं आपको बताया कि शौर्य की परंपरा की, एक ज़मींदार की परंपरा की, एक ये अपने काम पे ध्यान देने वाले लोग, और एक शिवाजी के सरदार, ऐसे लोगों को अपना गांव छोड़ के मुंबई जाना पड़ा। और फिर भाऊराव साठे, जो अन्ना भाऊ साठे के पिताजी, उनको मुंबई जाना पड़ा। और मुंबई में वो जो काम है, उनको काम क्या था, तो उनको मेहनत का काम नहीं करते थे, वो माली काम करते थे। यानी कि बाग में इंग्रज़ों के, यूरोपियन लोगों के गार्डन्स, उनको गार्डन में मिट्टी लगाना, पेड़ों का ख्याल रखना, ऐसे काम ये भाऊराव जी करते थे। और फिर गांव में ये फैमिली रहती थी। अन्ना भाऊ साठे जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनका असली नाम जो है माँ बाप ने रखा हुआ, वो नाम है तुकाराम। मैं मेरे मंतव्य की शुरुआत में ही तुकाराम जी की बात कही थी। तुकाराम एक विद्रोही संत, एक विद्रोही कवी, भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाचे माथी हाणू काठी, इस तरह का विद्रोह करणारा, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले,
आम्हा घरी धन शब्द हेच रत्न, शब्द हेच शस्त्र यत्ने करू, शब्दची आमुच्या जीवाचे जीवन, शब्दे धन वाटू जन लोका। इस तरह शब्द का, भाषा का महत्व जानने वाला और एक विद्रोही संत, जो एक बंडखोर, एक क्रांतिकारक तुकाराम, और यही तुकाराम का नाम अण्णा भाऊ साठे जी को मिला था। तुकाराम एक बंडखोर था। और आपको मैं बता दूं कि उस समय की जो बात है, 1930 की बात है, कि जब भाऊराव अपने बेटे को, तुकाराम को, स्कूल में लेके गए दाखिला करने के लिए, तो उस समय की जो स्कूल है, उस स्कूल में जो टीचर है वो बायस्ड, उसका जो माइंड है प्रीजुडाइस्ड, उसके दिल में, उसके दिमाग में कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, और इसलिए वो बोलता है कि तुम अगर मांग हो तो तुमको बाहर बैठना पड़ेगा। तो साथियों, तुकाराम यानी अण्णा भाऊ की जो जड़न घड़न है, उनकी जो घटनावल है, ये ऐसी हुई थी जैसे खुले पंछी, खुले आसमान में जैसे पंछी रहते, उसी तरह से ये तुकाराम खेल कूद में और गाने बजाने में, घूमने में एक माहिर था। वो मुक्त जीवन जीता था, और ऐसे मुक्त पंछी को इस तरह की बाहर बिठाना, ये बात जो है, ये बात बाल तुकाराम को अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर भी पिताजी के कहने पर उन्होंने स्कूल में दाखिल होना पसंद किया। एक दिन गया और दूसरे दिन उस टीचर ने, उस शिक्षक ने कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन इस तुकाराम को, इस अण्णा भाऊ को दूर से ही छड़ी फेंक के मारी। तो ये जो जुल्म है, ये तुकाराम को सहा नहीं गया, और तुकाराम ने एक पत्थर उठाया और वो टीचर के अंग पर उछाल दिया और स्कूल को छोड़ दिया। साथियों, अगर तुकाराम यानी अण्णा भाऊ साठे जी को शिक्षा मिलती सही ढंग से, तो कुछ अलग ही घट सकता था। लेकिन इस देश की जो जाति व्यवस्था, उसकी जो बात है, इसका जो दुष्परिणाम है, वो अण्णा भाऊ साठे पर जी पर हुआ और उन्होंने स्कूल छोड़ दी। साथियों, उस ज़माने में 1932 का जो टाइम है, 1932, इस ज़माने में ये जो फैमिली है, भाऊराव ने अपनी फैमिली वाटेगांव से मुंबई शिफ्ट करने का इरादा ठान लिया। और ये जो कुटुंब है, भागूबाई अण्णा भाऊ की बड़ी बहन, खुद अण्णा भाऊ यानी तुकाराम, छोटा शंकर यानी अण्णा भाऊ का छोटा भाई शंकर, और उनसे भी छोटी बहन थी जाईबाई। ऐसे ये फैमिली, ये पूरी फैमिली मजल दर मजल करत, मकाम दर मकाम करते हुए ये सातारा से लेकर पूना पहुंच गए। और फिर टिकट को पैसे नहीं थे, पैदल जाना पड़ा, रुकना पड़ा। तो साथियों, ये जो प्रवास हुआ अण्णा भाऊ का मुंबई से, वाटेगांव से मुंबई तक, और फिर मैं आपको बता दूं कि पूना में क्या हुआ, उनको एक कंत्राटदार, एक कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, अंग्रेज का कुछ दलाल होगा, कुछ एजेंट होगा, और इस एजेंट ने ये फैमिली को ले गया कल्याण में। कल्याण, जहाँ पर एक डिटेंशन कैंप था। अब ये डिटेंशन जो वर्ड है, आपने अभी सुना होगा एनआरसी के बारे में, कि जो ये सरकार अभी डिटेंशन कैंप्स बना रही है, तो उसी तरह का डिटेंशन कैंप अंग्रेज़ों ने पहले बनाया था, जिसको हम मराठी में छड़ छावनी बोलते हैं, छड़ छावनी, कि जहाँ पर पूरी तरह से फेंसिंग की होती है, और इस फेंसिंग के अंदर ये लोग रहते हैं जिनको गुनहगार जाति से बिलोंग्स करते हैं। मैं जो अभी बताया आपको कि जो अंग्रेज़ों ने बाय बर्थ क्रिमिनल लॉ बनाया था, ऐसे क्रिमिनल्स को, जो एक्चुअली क्रिमिनल्स नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों के दायरे में, अंग्रेज़ों के जो खिलाफ लड़ने वाले थे, ऐसे जो लोग जो बंडखोर थे,
जो मूल निवासी थे, ऐसे लोगों में से ऐसे लोगों को लाना और वहाँ उनको उनसे काम लेना। ऐसी जो एक डिटेंशन सेंटर था कल्याण में, वहाँ पर अन्ना भाऊ की पूरी फैमिली फंस गई। साथियों, 1 महीना भर वहाँ अन्ना भाऊ ने काम किया। अन्ना भाऊ की उम्र उस समय क्या थी? बस 12 से 13 साल, 12-13 साल की उम्र थी। अन्ना भाऊ को वहाँ श्रम करना पड़ा, काम करना पड़ा, जो वहाँ पर अपने पिताजी के साथ उनको काम करना पड़ा। और एक दिन भाऊराव जी ने एक युक्ति की और उस एक पठान को, जो पहरेदार पठान था, उस पठान को समझाया, उनको कहा कि बाबा, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, फंस गया हूँ बुरी तरह, मुझे मुंबई जा। तो वो पठान, उसको भी दया आ गई और एक दिन रात के 12 बजे ये फैमिली पूरी मुंबई की ओर रुख करती हुई चली गई। साथियों, अन्ना भाऊ का जो प्रवास है 1920 से 1932, ये 12 साल में अन्ना भाऊ ने बहुत बड़ा ये ख्वायाज किया, ये प्रवास किया और इस ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। उन्होंने हर तरह के इंसान देखे, कैसे कैसे लोग देखे, कैसे कैसे लोग स्वभाव के लोग देखे, निसर्ग के रूप देखे और मुंबई पहुँचे। तो मुंबई क्या था साथियों? उस समय मुंबई बन रहा था, अंग्रेज़ों ने मुंबई को बनाना शुरू किया था। रेलवे शुरू हो गई थी मुंबई में। मुंबई में बहुत बड़े बड़े इमारतों का काम चल रहा था। और इस तरह आप देखेंगे तो उसी समय क्या चल रहा था पूरे जग में? तो दूसरे महायुद्ध के काले बादल पूरे जग में छाए हुए थे और दूसरा महायुद्ध, उसका प्रभाव जो परिणाम जो है तो मुंबई शहर पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी, मेट्रो सिटी था और इस मेट्रो सिटी में अन्ना भाऊ आए थे। देखो, लोकल से ग्लोबल ये जो एक्सपीरियंस है, ये अन्ना भाऊ के जीवन में बड़ा मायना रखता है। साथियों, लोकल वाटेगांव देखा अन्ना भाऊ ने और पूरा एरिया देखा और फिर मुंबई देखी और मुंबई में अन्ना भाऊ ने पूरा जो नया इंटरनेशनल जग है उसकी एक पहचान अन्ना भाऊ को हो गई। और इस तरह से क्या हुआ, फिर अन्ना भाऊ के फैमिली को किसने सहारा दिया? जब वो मुंबई में भायखला इस स्टेशन पे उतरे तो उनको फैमिली को चांद बीबी नाम के एक मुस्लिम लेडी, उन्होंने उनको सहारा दिया। तो चांद बीबी के चौल में ये फैमिली पूरी रहने लगी और वहाँ पर भी अन्ना भाऊ को काम करना पड़ा कि किसी एक कपड़े वाले गट्ठा वाला था, कपड़े बेचने वाला था, उसके साथ वो बोझा उठाने वाला लड़का बोल के अन्ना भाऊ ने शुरू किया। तो उसी दरमियान अन्ना भाऊ ने मुंबई देखी, मुंबई के लोग देखे और देखते हैं हम आगे कि इसी दरमियान अन्ना भाऊ ने पढ़ना लिखना भी शुरू किया, क्योंकि एक समझ आ गई थी। अन्ना भाऊ पेपर देखते थे, वहाँ ये रोड के साइन बोर्ड से देखते थे, तो हमने भी कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसा उनके दिल में ठान लिया। और उनका जो भाई था ज्ञानदेव साठे, उनके घर में जाके अन्ना भाऊ ने लिखना शुरू कर दिया। साथियों, 1934 में अन्ना भाऊ दलित युवक संघ ये संगठन के संस्थापक बन गए। उन्होंने दलित युवक संघ ये संस्था स्थापन किया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसी दरमियान मुंबई में स्ट्राइक चल रहा था कामगारों का। अभी मुंबई गिरणगांव बन रहा था और गिरणगांव में कामगार लोगों का एक क्लास, बोले तो भारत में क्लास, पहले तो कास्ट थी, जाति की पद्धति सिस्टम थी, अभी क्लास की सिस्टम हो गई और भारत में वर्णवाद के साथ ही वर्गवाद भी बढ़ रहा था और इसका भी निरीक्षण अन्ना भाऊ ने किया। तो 1938-37 के समय में अन्ना भाऊ कॉमरेड बन गए। जो कॉमरेड ये क्या है, ये लाल सलाम क्या है? जो मार्क्स ने कहा था कि पूरे वर्ल्ड के कामगारों इकट्ठा हो जाओ
और इकट्ठा हुए तो तुम्हारे सारे सवालात छूट जाएंगे, तुम्हारे पास हारने के लिए रखा ही क्या है। तो ऐसा जो सर्वहारा लोग था उनको इकट्ठा करने का काम जो मार्क्सवाद करता था, उसी ज़माने में भारत में भी ये मार्क्सवाद का काम चल रहा था। और इस तरह अन्ना भाऊ पहले गिरनी में काम करने लगे और उसके बाद वो कॉमरेड बन गए, लाल सलाम बोलने लगे, अन्याय के, जोर के, जुल्म के खिलाफ वो रास्ते पर उतरने लगे। साथियों, इसी दरमियान अन्ना भाऊ फिर से अपने गांव गए। वो टाइम था, समय था 1938। इसी समय पर हम देखते हैं कि फ्रीडम की मूवमेंट, स्वातंत्र्य मूवमेंट, चळवळ जो है वो आगे बढ़ रही थी। और इस बार अन्ना भाऊ अगर गांव में गए और उसी साल 1938 में ही अन्ना भाऊ के पिताजी भाऊराव सिद्धोजी साठे, इनका देहांत हो गया, इनका इंतकाल हो गया। और उसी साल अन्ना भाऊ उसी ज़माने के रिवाज के चलते, परंपरा के चलते घर वालों ने अन्ना भाऊ की शादी बना दी। 1938 18 साल की उम्र में अन्ना भाऊ की शादी हो गई। लेकिन अन्ना भाऊ ने जो मुंबई देखी थी, अन्ना भाऊ ने जो जमाना देखा था, एक ख्वाब देखा था, जमाना बदलेगा, भागो नहीं बदलो, ये कुछ नारे सुने थे, कामगार लोगों को लाल सलाम सुना था। ऐसे में अन्ना भाऊ गांव तरफ आए और गांव तरफ एक जो मूवमेंट चल रही थी, जो मैं शुरुआती में जिक्र किया नाना पाटिल का, जो नाना पाटिल जी ने अपनी मूवमेंट वहाँ आरंभ कर दी थी सातारा में। और वो मूवमेंट थी पत्री सरकार, प्रति सरकार, यानी एंटी गवर्नमेंट। अंग्रेज़ों का एक गवर्नमेंट है तो हमारा भी एक गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट था नाना पाटिल का, ये गवर्नमेंट लोगों को विश्वास दिला रहा था। हालांकि नाना पाटिल एक सरकारी कर्मचारी, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। और इसी जंग में हुआ ऐसा कि अन्ना भाऊ साठे उस समय अपने एक भाई के लोकनाट्य मंडल में एक मनोरंजन का जो प्रोग्राम चलता था, एक जत्रा में वो गए थे। और उसी समय उन्होंने नाना पाटिल का भाषण सुना और उससे प्रभावित होकर अन्ना भाऊ साठे इस भारत छोड़ो, भारत के जो मूवमेंट थी स्वातंत्र्य की, फ्रीडम की, उस मूवमेंट में वो शामिल हो गए। तो साथियों, 1938 से 1942, 1938 टू 1942, इन 4 सालों में अन्ना भाऊ पूरी तरह इस मूवमेंट में रुजू हुए थे, भूमिगत हुए थे। गांव-गांव जाकर वो काम कर रहे थे, लोगों को जगा रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि उनके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नफ़रत भरी हुई थी कि इन अंग्रेज़ों की वजह से हमारी खेती गई, हमारा फकीरा उस पर अन्याय हो गया, हमारे लोगों को जुल्म हो गया। इस वजह से, और ये जो बाहर के लोगों को उन्हें भगाना चाहिए, इस वजह से अन्ना भाऊ उस मूवमेंट में शामिल थे 1942 तक। और 42 को हुआ ऐसा कि अन्ना भाऊ की माताजी वालूबाई, उनको लगा कि अगर ऐसा ही रह गया तो बेटा काम से चला गया, क्योंकि पहले पति नहीं है घर में, घर का जो मुखिया है वो चला गया है, देहांत हो गया है भाऊराव जी का। और घर का जो बड़ा लड़का है वो भी अगर इस मूवमेंट में चला गया और उसका कुछ बुरा हुआ तो फिर ये मूवमेंट कौन चला, ये घर कौन चलाएगा। इस चिंता ने वालूबाई को घेर लिया और वालूबाई ने अन्ना को फिर से मुंबई भेज दिया। साथियों, अब देखिए, वाटेगांव से मुंबई, मुंबई से वाटेगांव, ये जो अन्ना भाऊ के जीवन में कुछ बदल आप देख रहे हैं कि ये जो 4 साल थे वाटेगांव में से मुंबई में से वापस आने के बाद, ये 4 सालों में अन्ना भाऊ ने पूरा वारणा खोरा जो वहाँ का भाग है वो पूरा देख लिया था, लोगों की समस्या को जान लिया था। क्योंकि अन्ना भाऊ लोगों में रहते थे, कभी अन्ना भाऊ घर पर नहीं रहे, लोगों में रहे।
साथियों, अन्ना भाऊ की जन्म घड़न का जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अन्ना भाऊ की जन्म घड़न कैसी हुई। एक महान शायर, एक महान लेखक, एक महान नेता, एक महान विचारवंत, एक महान तत्वचिंतक किस तरह से बनता है, तो इसी तरह से अन्ना भाऊ बन गए। उन्होंने देखा और वो उनका जो पूरा जीवन है, ये पूरा जीवन साथियों लोगों को समर्पित है कि एक जीवन कैसा होना चाहिए, एक उसका एक आदर्श मिसाल जो वो अन्ना भाऊ, वो लोगों को ही समर्पित अन्ना भाऊ ने किया है। तो फिर अन्ना भाऊ 1942 को मुंबई पहुंच गए। और उस समय मुंबई में आपको बता दूं कि मूवमेंट चल रही थी, गोवालिया टैंक में चले जाओ आंदोलन हुआ था। और ऐसे वातावरण में अन्ना भाऊ मुंबई में पहुंचे। साथियों, अन्ना भाऊ ने फिर मुंबई में गिरनी में काम ज्वाइन किया। 1944 तक वो गिरनी में काम करते रहे और उसी समय वो लिखते भी रहे, क्योंकि इसी समय पूरे जग में, वर्ल्ड में दूसरा महायुद्ध चल रहा था और उसके परिणाम जो अन्ना भाऊ सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। और उसी पे अन्ना भाऊ ने एक पवाड़ा लिखा था, वो था स्टालिनग्राड का पवाड़ा। स्टालिनग्राड रशिया का एक जो शहर है स्टालिनग्राड, जहाँ पर लोगों ने उठाव किया, बंड किया, रिवेंज किया, रिवोल्ट किया और लोगों ने अपना राज्य वहाँ स्थापित किया, स्टालिनग्राड। उसी पे अन्ना भाऊ ने एक पवाड़ा लिखा जो बहुत फेमस हो गया आगे चलकर। और इस तरह से अन्ना भाऊ की राइटिंग शुरू हो गई 1942 से 1944, 1942 टू 1944। ये जो टाइम है ये बहुत ही अन्ना भाऊ के जीवन में एक संघर्ष का ये टाइम है साथियों। और 1944 में क्या हुआ, उस समय अन्ना भाऊ के कुछ साथी मिल गए, कुछ दोस्त मिल गए। उनमें से कॉमरेड अमर शेख और कॉमरेड दना गवानकर, और ये तीनों शायरों ने मिलकर एक मंच बनाया, एक लोक कला मंच बनाया। उसका नाम था लाल बावटा कला पथक। देखिए, उसी समय पूरे भारत में लोग इकट्ठा हो रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ रही थी और इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन, इप्टा का भी काम बढ़ रहा था। और इस समय अन्ना भाऊ ने 1944 में अन्ना भाऊ ने अपना काम छोड़ दिया, गिरनी काम करना छोड़ दिया और अन्ना भाऊ पूरी तरह से इस लोक आंदोलन में उतर गए। और अन्ना भाऊ ने पूरा जीवन जो है तो फिर समर्पित कर लिया। अन्ना भाऊ लिखते थे, अन्ना भाऊ गाते थे, अन्ना भाऊ बुलबुल तरंग, ढोलक, पेटी, बहुत सारे जो साधन थे, संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो बजाते थे। अन्ना भाऊ एक लड़वैया थे, बहादुर थे। वो कुल्हाड़ी चलाते थे, डांड पट्टा चलाते थे, कुश्ती खेलते थे। एक पहलवान, ऐसा वो गढ़ी एक पहलवान थे, वो एक नामचीन पहलवान थे। डांड पट्टा चलाना, कुश्ती चलाना, तलवारबाजी चलाना करना, घुड़सवारी करना, ये सब जो बातें हैं ये अन्ना भाऊ को आती थी। और उसी हाथ से जो हाथों से अन्ना भाऊ कुल्हाड़ी चलाते थे, जो हाथों से तलवार चलाते थे, उसी हाथों में अब कलम आ गई और वो लेखनी से अन्ना भाऊ लिखते चले गए। और इसी समय दोस्तों दोस्तोयेव्स्की, मायाकोव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय और खास करके मैक्सिम गोर्की, ये जो लेखक थे पूरे जग में फेमस, उनका प्रभाव अन्ना भाऊ पे पड़ा। और मैक्सिम गोर्की, खासकर जो मैक्सिम गोर्की रशिया का लेखक, वो सिर्फ लेखक नहीं था, तो वो कार्यकर्ता लेखक था। वो कार्यकर्ता लेखक, उसका प्रभाव अन्ना भाऊ पर पड़ गया और अन्ना भाऊ लिखते चले गए। फिर अन्ना भाऊ ने पहली शुरुआत में पवाड़े लिखे। फिर अन्ना भाऊ साठे जी ने कुछ लोकनाट्य लिखे। साथियों, मैं यहाँ पर बात एक आपको स्पष्ट कर दूँ कि अन्ना भाऊ साठे जी का योगदान क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि तमाशा जो कला थी, उस तमाशबीन हम बोलते हैं, तमाशबीन, क्या तमाशा लगाया, क्या तमाशा, तो हमारी जो लोगों की एक कला थी, इसको एक बदनाम किया गया था अभिजनों ने, तो उसका नामांतर अन्ना भाऊ ने कर दिया और उसका नाम
लोकनाट्य रख दिया, फोक ड्रामा, लोकनाट्य। तो इस तरह से अन्ना भाऊ का साहित्य जो है वो वर्ल्ड फेमस बन गया। साथियों, मैं आपको बता दूं, बलराज साहनी नाम के एक बड़े एक्टर रहे हैं, उन्होंने और अन्ना भाऊ साठे ने इप्टा में साथ में काम किया है। कैफी आज़मी, जो आपको मालूम है एक बड़े राइटर थे, शायर थे, कैफी आज़मी, वो भी अन्ना भाऊ साठे के साथी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बलराज साहनी, कैफी आज़मी, ए के हंगल, ये जो लोग थे ये पूरे लोग अन्ना भाऊ के सहकारी साथी थे। और पृथ्वीराज कपूर, जिनका पृथ्वी थिएटर था, ये सभी जो लोग थे, इनके ज़माने में जो एक कला थी, ये कला लोगों के लिए कला थी। और अण्णा भाऊ साठे बोलते हैं, मराठी में मैं आपको बताऊंगा, की जो लेखक जनतेची कदर करतो, जनता त्याचीच कदर करते। कि जो राइटर, जो लेखक है, वो जनता की कदर करता है, जनता उसी की कदर करती है। अण्णा भाऊ साठे जी का साहित्य जनता की कदर करने वाला साहित्य है। साथियों, अण्णा भाऊ साठे जी ने पहले तो शायरी की, पवाड़े लिखे, और पवाड़े में भी एक बात मैं आपको बता दूं कि पवाड़े में क्या क्रांति की अण्णा भाऊ ने, कि जो गणपति था, गण था, वो गण अण्णा भाऊ ने उसको निकाल दिया, उसको नकार दिया। और पहले नमन गणाला, इसकी ये बदल के पहले नमन मातृभूमिला, पहला जो वंदन किया है साथियों अण्णा भाऊ ने, वो मातृभूमिला किया है। और दूसरी बार उन्होंने वंदन किसको किया है, तो स्मरोनी छत्रपती शिवबा स्मरोनी गातो कवना, म्हणजे छत्रपती शिवबाच्या चरणाला स्मरण करून मी कवन गातो। ये जो साथियों, ये जो बात है, ये क्रांतिकारी बात है कि एक गण निकाल कर, वहाँ की अंधविश्वास निकाल कर, कौन गण बनेगा कि कौन गणेश, जिसका किसका वंदन करना चाहिए, हमें वंदन करना चाहिए जहाँ पर हम रहते हैं उस मिट्टी का। ये मिट्टी जो है ये हमारे सर आँखों पर रखनी चाहिए, इस मिट्टी को मैं वंदन करता हूँ। और जो राजा सम्राट शिवाजी, जिन्होंने पहली बार लोगों का राज स्थापित किया, मैं उनको वंदन करता हूँ। देखिए साथियों, तो ये जो बात है ये बहुत क्रांतिकारी बात है, ये अण्णा भाऊ साठे जी ने की। साथियों, समय बढ़ता रहा है, मैं अभी गंतव्य के स्थान पर अभी मैं बढ़ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अण्णा भाऊ साठे जी ने 12 पोवाड़े लिखे, लावनियाँ लिखी, खेती के बारे में के गीत लिखे और उपन्यास लिखे, 35 नॉवेल्स, जिनमें चित्रा शामिल है। और जो चित्रा जो है वो रसिया में पब्लिश हुई। और आपको ये भी बता दूं कि अण्णा भाऊ साठे जी की साहित्य कृतियाँ पूरे वर्ल्ड में 27 भाषाओं में ये साहित्य प्रकाशित हो चुका है। इतना बड़ा साहित्यिक, एक विद्वान लेखक, जिनकी जीवनी मैं आपको बता दूं सिर्फ 49 साल, 49 ईयर्स, ही लिव्ड ओनली 49 ईयर्स। अण्णा भाऊ साठे जी का जो जीवन काल है वो सिर्फ 49 ईयर्स का, 49 ईयर का साल का रहा है। लेकिन साथियों, कितना जीना चाहिए ये नज़र रखना नहीं चाहिए, कैसा जीना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अण्णा भाऊ साठे जैसा जीना चाहिए, कि आज के दौर में उनके साहित्य की, उनके विचारों की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो साथियों, अण्णा भाऊ साठे जी ने कुछ विचार रखे हैं। जो 1958 में पहला दलित साहित्य सम्मेलन हुआ था मुंबई में, उसके उद्घाटक थे अण्णा भाऊ साठे, इनॉग्रेटर। और उस समय उन्होंने उस भाषण में अण्णा भाऊ ने कहा था कि ये जो पृथ्वी है शेषनाग के फने पर खड़ी नहीं है। देखिए साथियों कि लेखक और क्रांतिकारी लेखक में क्या फर्क है। अण्णा भाऊ साठे क्रांतिकारी लेखक है कि उन्होंने सिद्धांत को ही बदल डाला। क्या कहा था धर्मग्रंथों ने, कि कहा था कि ये पूरी पृथ्वी जो है ये किसी शेषनाग के फने पर खड़ी है, और अगर शेषनाग डोलता है तो पृथ्वी ढलमलित होती है। लेकिन अण्णा भाऊ ने इस सिद्धांत को उल्टा बना दिया
पृथ्वी किसी शेषनाग के फने पर नहीं, बल्कि श्रमिकों के, दलितों के हथेली पर खड़ी है। ये हथेली जो हाथ है, ये जो हथेली है, ये जो बड़ी बात है, और ये उभारता, ये क्रिएशन करते हैं। जो मजदूर है, जो दलित है, जो शोषित है लोग हैं, ये नया बनाते हैं, और इनके हथेली पर ये पूरा जग खड़ा है, ना कि किसी शेषनाग पर। साथियों, ये क्रांतिकारी विचार अण्णा भाऊ साठे जी ने हमको दिया है। आज के दौर में हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो विचार है कि हाथ जो है, ये हाथ श्रेष्ठ है, ना कि किसी शेषनाग का फन। अण्णा भाऊ साठे और कहते हैं कि मुझे लड़ा मंजूर है, लड़ना मंजूर है, संघर्ष मंजूर है, मुझे 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 मैं रोना मंजूर नहीं है। मैं रोने वाले की कदर नहीं करता, मैं लड़ने वालों की कदर करता हूँ। आज जियो तो शेर की तरह जियो, लड़ते लड़ते जियो। साथियों, ये भी जो विचार है, ये भी हम पिछड़ों को, शोषितों को प्रेरणादायी विचार है कि हमको लड़ना चाहिए। इस दौर में हम देखते हैं कि लोग थक गए हैं, लड़ते लड़ते लोग थक गए, लेकिन साथियों, आखिरी दम तक हमें लड़ना चाहिए। और अण्णा भाऊ साठे ने हमको लड़ने की बात कही है। जो लड़ेगा वो जीतेगा, लड़ने वाला जीतेगा। अण्णा भाऊ साठे जी क्या कहते हैं कि लड़ने वाला जीतेगा, कमाने वाला खाएगा, जो बैठेगा वो नहीं खाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। और एक दिन जमाना बदलेगा, भागो नहीं बदलो। अण्णा भाऊ साठे जी ने हमको क्या कहा है? बदलने को कहा है। खुद को बदलो और अपने परिसर को बदलो, जग को बदलो, बदल कर रहो। और ये बदल जो है, ये अण्णा भाऊ साठे जी के पूरे साहित्य का सार है। मैं बता दूं कि 35 नॉवेल्स अण्णा भाऊ ने लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, 13 कथा संग्रह, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस अण्णा भाऊ ने लिखे हैं, कई सारे गीत लिखे हैं अण्णा भाऊ साठे जी ने। और इसी छोटी सी उम्र में मैं बता दूं कि अण्णा भाऊ साठे जी का जो साम्य है, मुझे भगवान बुद्ध की तरह लगता है कि जिस तरह भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर लोगों के लिए गौतम निकल गया और बुद्ध बन गया, इसी तरह तुकाराम वाटेगांव से निकलकर मुंबई आ गया। और मुंबई में वो नहीं रहकर पूरे भारत में, बल्कि रसिया तक अण्णा भाऊ साठे गए और रशियन जनता को उन्होंने वहाँ बताया कि जो काम करने वाला है वही श्रेष्ठ है, जो हमारी श्रमण संस्कृति है वही श्रेष्ठ है। उसका महात्म्य, उसका महत्व रसिया में जाके अण्णा भाऊ साठे ने बताया है। तो साथियों, अण्णा भाऊ साठे जी के विचारों का हमें मंथन करना चाहिए, अण्णा भाऊ साठे जी के विचारों का हमें चिंतन करना चाहिए। जो लिखा है अण्णा भाऊ साठे जी ने, वो साहित्य का हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और अण्णा भाऊ साठे जी ने जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए। अभी ये मराठी में है, हिंदी में भी आपको वो साहित्य उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी अण्णा भाऊ साठे जी का साहित्य उपलब्ध है। जो मैं कड़ी बनाई है पिछड़ों ने, शोषितों ने, हमारे उद्धारकर्ताओं की, उन उद्धारकर्ताओं की कड़ियों में साथियों अण्णा भाऊ साठे एक मजबूत ऐसा नाम है जो हमको याद रखना चाहिए, जो हमको प्रेरणा देता है। तो इस तरह से अण्णा भाऊ साठे जी का विचार जो है, अण्णा भाऊ ने एक कहा है कि बदलने को कहा है। जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव। अरे गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला का ऐरावत, अंग झाडूनी निघबाहेरी घे बिनीवरती धाव, जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव। की धनवंतांनी अखंड पिळले, धर्मांधांनी तसेच छळले, मगराने जणू माणिक गिळले, आणि चोर जाहले साव, जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव। ठरवून आम्हा हीन कलंकित जन्मो जन्मी करुणी अंकित, जिने लादुनी वर अवमानित, निर्मून हा भेदभाव, जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव। एकजुटीच्या या रथावरती आरूढ होऊन चलवा पुढती, नव महाराष्ट्रा निर्मून जगती करी प्रगट निज नाव, जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव। साथियों,
हमको बदलना चाहिए, और ये जग बदलना है तो हमें सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। और यही हमारे इन महामानवों ने हमको बोला है, कहा है। इनके विचारों को नमन करते हुए आप सभी ने मुझे यहाँ पर सुना, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप ही में से मैं एक हूँ। हमारा शोषित पिछड़ा संघ जो है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो साथी ने सुना, उन्होंने सुना और मुझे मेरी हौसला अफजाई की, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ पर अखिल भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन, इसको हम बढ़ाएंगे और पूरे भारत का जो पिछड़ा है, शोषित है, SC ST NT DNT OBC माइनॉरिटी, पूरा जो है एकजूट बनाएंगे। एकजुटीच्या या रथावरती आरूढ होऊन चलवा पुढे, हमें आगे जाना है, एकजुट बनाना है और घाव घालना है। जो झूठ है, जो अन्याय है, उसको हमें नकारना है और ये जग बदलना है। जग बदलने का तत्वज्ञान जो है वो अण्णाभाऊ साठे जी ने हमें बताया है। तो इतनी सी मैं आपको ये मेरी बात रखता। जय विज्ञान, जय संविधान।